Data that are discussed in this video are taken from annual report, presentation, and call transcript available on NSE and BSE website. Investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully before investing. वेलकम बैक। मॉड्यूल 1 में हमने फाउंडेशन बिल्ड की, समझा कि रेलवे वैगन्स क्या हैं, इंडस्ट्री कैसे स्ट्रक्चर्ड है, कितने टाइप के वैगन्स हैं, कौन खरीदता है और वैगन कंपनीज पैसा कैसे कमाती हैं। लेकिन बात यह है, बिजनेस समझना सिर्फ आधा काम है, दूसरा आधा इन्वेस्टर की तरह सोचना सीखना, क्योंकि सेक्टर कैसे काम करता है ये जानना और उस सेक्टर की कंपनीज इवैल्यूएट करना दोनों बहुत अलग स्किल्स हैं। बहुत लोग समझते हैं कि वैगन्स फ्रेट मूव करती हैं, समझते हैं कि गवर्नमेंट डिमांड ड्राइव करती है, शायद मेजर कंपनीज के नाम भी जानते हैं, लेकिन क्या वो बता सकते हैं कि कौन सी कंपनी बेटर पोजीशन्ड है? क्या वो रिस्क स्पॉट कर सकते हैं नंबर्स में दिखने से पहले? क्या वो बिजनेस को सही फ्रेमवर्क से वैल्यू कर सकते हैं? ये गैप है जो ये मॉड्यूल फिल करेगा। कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस देखेंगे, मेजर प्लेयर्स मैप करेंगे, कैपेक्स कॉन्टेक्स्ट समझेंगे, रिस्क्स ब्रेक डाउन करेंगे, की मैट्रिक्स कवर करेंगे और वो वैल्यूएशन फ्रेमवर्क बिल्ड करेंगे जो प्रोफेशनल्स यूज़ करते हैं। इस मॉड्यूल के एंड तक तुम्हारे पास एक कंप्लीट टूल किट होगा किसी भी वैगन कंपनी को क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस के साथ एनालाइज करने के लिए। तो शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले इस मॉड्यूल में क्या कवर करेंगे ये देख लो। शुरू करेंगे इससे, रेलवे वैगन्स एक मोट बिजनेस क्यों है और वो मोट कहाँ क्रैक होता है। फिर इंडिया के मेजर वैगन मैन्युफैक्चरर्स मैप करेंगे, कौन हैं, किस चीज़ में स्पेशलाइज करते हैं और मार्केट शेयर टाइम के साथ कैसे शिफ्ट हुआ है। उसके बाद इंडिया का रेलवे कैपेक्स कॉन्टेक्स्ट देखेंगे और वो 3 स्ट्रक्चरल डिमांड ड्राइवर्स जो अगले डेकेड को शेप करेंगे। सेक्टर के की रिस्क ब्रेकडाउन करेंगे और उन रिस्क्स की हायरार्की समझेंगे। फिर वो मैट्रिक्स कवर करेंगे जो वैगन कंपनीज ट्रैक करते वक्त सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं। और लास्ट में वैल्यूएशन फ्रेमवर्क बिल्ड करेंगे ताकि तुम्हें एग्जैक्टली पता रहे इन कंपनीज की वैल्यू के बारे में कैसे सोचना है। चलिए अब एक ऐसी चीज़ की बात करते हैं जो हर इन्वेस्टर को समझनी चाहिए किसी भी सेक्टर में पैसा लगाने से पहले। क्या इस सेक्टर में मोट है? शॉर्ट आंसर हाँ, लेकिन कॉम्प्लेक्स है। पहले कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस देखो। फर्स्ट, हाई कैपिटल इंटेंसिटी। वैगन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाना बड़ा अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट मांगता है। सोच के देखो, करोड़ रुपए सिर्फ प्रोडक्शन कैपेसिटी एस्टेब्लिश करने में लगते हैं। ये अकेले बहुत सारे पोटेंशियल एंट्रेंट्स को बाहर रखता है। सेकेंड, लॉन्ग अप्रूवल टाइमलाइंस। रेलवे बोर्ड सर्टिफिकेशंस लेना स्लो और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। एक नया प्लेयर क्वालिफाई होने में सालों लग सकते हैं टेंडर्स के लिए बिड करने से पहले। थर्ड, टेक्निकल एक्सपर्टीज। इस बिजनेस की इंजीनियरिंग नो हाउ डेकेड्स में बनती है, मंथ्स में नहीं, ईयर्स में नहीं, डेकेड्स में। ये इंस्टीट्यूशनल नॉलेज एक रात में रेप्लिकेट नहीं हो सकती। फोर्थ, इंडियन रेलवेज के साथ एस्टैब्लिश्ड रिलेशनशिप्स। गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में ट्रस्ट और ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जिन कंपनीज का रिलायबल डिलीवरी का हिस्ट्री है उन्हें रिपीट बिजनेस मिलता है। नए एंट्रेंट्स के पास वो ट्रस्ट नहीं होता। तो एंट्री बैरियर्स रियल है और एग्जिस्टिंग प्लेयर्स को प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन अब दूसरी तरफ देखो, कॉम्पिटिटिव चैलेंजेस। क्योंकि एक मोट जिसकी क्रैक्स पता हो फिर भी मोट है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि क्रैक्स कहाँ हैं। फर्स्ट, टेंडर डिपेंडेंस। ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्ट्स L1 बिडिंग से मिलते हैं, मतलब सबसे लो प्राइस अक्सर जीत जाता है और ये हर मैन्युफैक्चरर की प्राइसिंग पावर लिमिट करता है। सेकेंड, बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स में इंटेंस प्राइसिंग प्रेशर। जब ऑर्डर साइज बड़ा होता है, कंपटीशन फियर्स हो जाता है और मार्जिन्स कंप्रेस हो सकते हैं एग्जीक्यूशन शुरू होने से पहले ही। थर्ड, कस्टमर कंसंट्रेशन। छोटा बायर बेस। इंडियन रेलवेज के डोमिनेशन में मतलब कुछ बड़े कस्टमर्स पे हाई डिपेंडेंस। अगर प्रोक्योरमेंट एक क्वार्टर के लिए भी स्लो हो जाए, पूरी इंडस्ट्री को फील होता है। फोर्थ, वर्किंग कैपिटल स्ट्रेस। गवर्नमेंट बायर्स के पेमेंट साइकिल्स लंबे होते हैं, कैश टाई अप होता है और कंपनी की बैलेंस शीट पे प्रेशर पड़ता है। तो नुआंस्ड कंक्लूजन ये है, मोट है
लेकिन प्राइमरीली स्केल पे। बड़े प्लेयर्स को फ़ायदा मिलता है प्रोक्योरमेंट मैन्युफैक्चरिंग लेवरेज से, मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी से और डीपर रिलेशनशिप से। ये उन्हें रेजिलियंस देता है छोटे पीयर्स के कंपैरिजन में, और ये इंपॉर्टेंट फिल्टर है जब तुम अपनी इन्वेस्टमेंट थीसिस बना रहे हो। स्केल मैटर्स, डाइवर्सिफिकेशन मैटर्स और एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा मैटर करता है। अब कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप मैप करते हैं। मेजर प्लेयर्स कौन हैं, किस चीज़ में अच्छे हैं और मार्केट शेयर टाइम के साथ कैसे शिफ्ट हुआ। इंडिया में वैगन इंडस्ट्री एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है जिसमें लगभग 8 to 10 मेजर प्लेयर्स compete करते हैं ₹12,000 से ₹15,000 करोड़ के एनुअल मार्केट में। और की कॉन्सेंट्रेशन फैक्ट ये है, टॉप 3 प्लेयर्स मार्केट का रफली 60 to 70% कंट्रोल करते हैं। तो ये फ्रैगमेंटेड इंडस्ट्री नहीं है, विनर्स के पास मीनिंगफुल स्केल है। की नेम्स देखो। फर्स्ट, जुपिटर वैगन्स लिमिटेड। जुपिटर लिस्टेड नेम्स में मार्केट लीडर के रूप में पोजीशनड है। स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी, स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू और रोबस्ट ऑर्डर बुक। उनकी स्पेशलाइजेशन में है ऑटोमोबाइल कैरियर्स, कंटेनर वैगन्स और DFC वैगन्स। एक की कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है बैकवर्ड इंटीग्रेशन। अपने कुछ इनपुट्स खुद प्रोड्यूस करते हैं। ये उन्हें कॉस्ट एज देता है उन कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में जो सब कुछ बाहर से सोर्स करते हैं। सेकेंड, टीतागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड। टीतागढ़ एक स्ट्रॉन्ग नंबर 2 प्लेयर है, मीनिंगफुल कैपेसिटी और सॉलिड ऑर्डर बुक के साथ। उनकी स्ट्रेंथ्स में है सेक्टर में लॉन्ग लेगेसी, सर्टन डिज़ाइंस पे पेटेंट्स और डिफेंस क्लियरेंसेस। स्पेशलाइज करते हैं क्रायोजेनिक वैगन्स में, डिफेंस एप्लीकेशंस में और मेट्रो रिलेटेड प्रोडक्ट्स में। डिफेंस एंगल पर्टिकुलरली इंटरेस्टिंग है क्योंकि डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स अक्सर बेटर मार्जिन्स और लॉन्गर एग्जीक्यूशन विंडोज़ के साथ आते हैं। थर्ड, टेक्समाको रेल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड। टेक्समाको एक डाइवर्सिफाइड प्लेयर है, बल्क फ्रेट वैगन्स, कंटेनर वैगन्स और रेल इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्सपोजर के साथ। इंफ्रास्ट्रक्चर में डाइवर्सिफिकेशन उन्हें पूरे वैगन मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर एक एडिशनल रेवेन्यू स्ट्रीम देता है। फोर्थ, रेल विकास निगम लिमिटेड या RVNL। RVNL एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जिसका वैगन मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी वर्टिकल है। उनकी प्राइमरी आइडेंटिटी रहती है इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन या EPC। तो वैगन स्पेस में पार्टिसिपेट करते हैं लेकिन कोर फोकस ये नहीं है। फिफ्थ, बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड। बर्न स्टैंडर्ड एक लेगेसी प्लेयर है लेकिन लोअर यूटिलाइजेशन और एजिंग फैसिलिटीज चैलेंजेस हैं। कंपनी अपने बड़े पीयर्स की स्केल और एफिशिएंसी के साथ कीप अप करने में स्ट्रगल कर रही है। इन पांचों के अलावा इमर्जिंग और नीश प्लेयर्स हैं जो स्पेशलाइज्ड सेगमेंट्स और आफ्टर मार्केट रिक्वायरमेंट सर्व करते हैं। लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट मार्केट शेयर एवोल्यूशन ये है, जुपिटर ने शेयर गेन किया एग्रेसिव कैपेसिटी एक्सपेंशन के थ्रू। RVNL ने शेयर गेन किया गवर्नमेंट स्पेंडिंग का PSU बेनिफिशियरी होने से। बर्न स्टैंडर्ड ने शेयर लूज किया ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट्स की वजह से। और छोटे प्लेयर्स का शेयर डिक्लाइन हुआ जैसे मार्केट टॉप नेम्स के अराउंड कंसोलिडेट हुआ। तो कंपटीशन पे फाइनल इंसाइट ये है, टॉप प्लेयर कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रॉन्ग डिमांड साइकिल्स में प्राइसिंग डिसिप्लिन सपोर्ट कर सकता है, लेकिन जब डिमांड सॉफ्ट होती है कंपटीशन टफर हो जाता है, प्राइसिंग प्रेशर बढ़ता है और मार्जिन्स स्ट्रेस में आते हैं। कंपनीज जिनके पास डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट सेगमेंट्स हैं और स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड्स हैं, साइकिल्स के थ्रू सबसे अच्छी रेजिलियंस दिखाती हैं। अब थोड़ा पीछे हट के मैक्रो पिक्चर देखते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल कंपनीज वैक्यूम में ऑपरेट नहीं करती, एक कैपेक्स एनवायरनमेंट में ऑपरेट करती हैं। और इंडिया के रेलवे सेक्टर में कैपेक्स एनवायरनमेंट अभी एक्सट्रीमली सपोर्टिव है। 3 एंकर पॉइंट्स याद रखो। फर्स्ट, फाइनेंशियल ईयर 2026 में रेलवे कैपेक्स के लिए ₹2.93 लाख करोड़ एलोकेट हुआ है। पर्सपेक्टिव में रखो, 5 ईयर्स पहले ये नंबर आज के कंपैरिजन में फ्रैक्शन था। गवर्नमेंट की कमिटमेंट रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मल्टीप्लाई हो गई है। सेकेंड, 3000 किलोमीटर्स फ्रेट कॉरिडोर्स करंटली डेवलपमेंट में है। ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स हैं जो फ्रेट मूवमेंट को इंडिया में ट्रांसफॉर्म करेंगे। थर्ड, टोटल कैपेक्स एलोकेशन का 35% फ्रेट की तरफ डायरेक्टेड है, पैसेंजर की तरफ नहीं, स्टेशंस की तरफ नहीं, फ्रेट की तरफ। और फ्रेट को वैगन्स चाहिए। इसका मतलब समझो, सस्टेन्ड गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग वैगन मैन्युफैक्चरर्स के लिए स्ट्रक्चरल टेलविंड क्रिएट करता है। ये कोई 1 साल का बजट पुश नहीं है,
ये कोई इलेक्शन ईयर अनाउंसमेंट नहीं है, ये मल्टी ईयर कमिटमेंट है एक्चुअल एलोकेशन और ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन से बैक्ड। फ्रेट एफिशिएंसी पे फोकस, लॉजिस्टिक्स पार्क्स पे फोकस और डेडिकेटेड कॉरिडोर्स पे फोकस वैगन मेकर्स के लिए मल्टी ईयर डिमांड विजिबिलिटी में ट्रांसलेट होता है, और वो विजिबिलिटी ऑर्डर बुक सपोर्ट करती है, ग्रोथ आउटलुक सपोर्ट करती है और वैल्यूएशन प्रीमियम्स सपोर्ट करती है। तो फ्रेमिंग याद रखो, ज़्यादा कैपेक्स मतलब ज़्यादा टेंडर्स, ज़्यादा टेंडर्स मतलब ज़्यादा ऑर्डर्स, ज़्यादा ऑर्डर्स मतलब ज़्यादा एग्जीक्यूशन, और ज़्यादा एग्जीक्यूशन मतलब ज़्यादा रेवेन्यू और ज़्यादा प्रॉफिट। ये चेन है, और अभी इस चेन की पहली लिंक बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब वो 3 स्ट्रक्चरल ट्रेंड्स समझते हैं जो अगले डेकेड में वैगन डिमांड ड्राइव करेंगे। ये शॉर्ट टर्म ट्रिगर्स नहीं हैं, ये मल्टी ईयर फोर्सेस हैं। फर्स्ट, हायर फ्रेट लोडिंग टारगेट्स। इंडियन रेलवेज का टारगेट है कि 2030 तक फ्रेट मोडल शेयर को 27% से बढ़कर 45% तक ले जाया जाए। इसका मतलब समझो, इंडिया अभी अपने टोटल फ्रेट का लगभग 27% रेल से मूव करता है। टारगेट है ये नियरली डबल करना 45% तक, और इसके लिए सिग्निफिकेंटली बड़ा वैगन फ्लीट चाहिए। ट्रैक्स पे ज़्यादा वैगन्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं और ज़्यादा वैगन्स ऑर्डर हो रहे हैं। सेकंड, प्राइवेट वैगन लीजिंग। पॉलिसी लिबरलाइजेशन ने प्राइवेट कंपनीज के लिए रास्ता खोल दिया है वैगन ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट करने का। प्राइवेट लीजिंग फर्म्स मैन्युफैक्चरर्स से वैगन्स बाय करती हैं और फिर इंडस्ट्रियल यूजर्स को लीज पे देती हैं। ये डायरेक्ट गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट के ऊपर इंक्रीमेंटल डिमांड क्रिएट करता है। एक दूसरा डिमांड चैनल है और तेजी से ग्रो हो रहा है। थर्ड, रोड से रेल की तरफ मोड शिफ्ट। लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेट के लिए रेल के स्ट्रक्चरल एडवांटेजेस हैं रोड पे। चीपर है, ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट है और एनवायरनमेंट के लिए बेटर है। गवर्नमेंट एक्टिवली पुश कर रही है लॉन्ग डिस्टेंस कार्गो को ट्रक्स से ट्रेन्स की तरफ शिफ्ट करने के लिए, और ये पॉलिसी पुश DFC कंप्लीशन के साथ मिलके नए वैगन्स की सस्टेन्ड डिमांड ड्राइव करेगा। अब एक इंटरेस्टिंग बात है जो बहुत सारे इन्वेस्टर्स मिस करते हैं। एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट्स एक्चुअली डिमांड बढ़ा सकते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन समझो कैसे। जब वैगन्स तेज चलते हैं, जब टर्न अराउंड टाइम्स इंप्रूव होते हैं, सिस्टम पर वैगन पर ईयर ज़्यादा फ्रेट हैंडल करता है, लेकिन वो इंक्रीज्ड थ्रूपुट सिस्टम की बेसलाइन कैपेसिटी जो मेंटेन करनी पड़ती है वो भी बढ़ती है। तो एक्चुअली फ्लीट में ज़्यादा वैगन्स चाहिए, चाहे हर इंडिविजुअल वैगन ज़्यादा एफिशिएंटली यूज़ हो रहा हो। डिमांड बढ़ सकती है नए फ्रेट रूट्स ऐड किए बिना, सिर्फ एग्जिस्टिंग रूट्स को फास्टर बना के। ये एक स्ट्रक्चरल ग्रोथ ड्राइवर है जो बहुत लोग ओवरलुक करते हैं। डिमांड ड्राइवर स्ट्रॉन्ग दिखते हैं, लेकिन हर सेक्टर में रिस्क्स होते हैं, और एक अच्छा इन्वेस्टर रिस्क्स को उतनी ही केयरफुली स्टडी करता है जितनी अपॉर्चुनिटीज़ को। तो इस सेक्टर के 3 मेजर रिस्क्स समझते हैं। फर्स्ट, टेंडर डिलेज। गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट साइकिल्स इनिशियल एक्सपेक्टेशंस से काफ़ी आगे स्ट्रेच हो सकती हैं। बजट्स अप्रूव होते हैं, टेंडर्स अनाउंस होते हैं, लेकिन एक्चुअल ऑर्डर प्लेसमेंट एक्सपेक्टेड से मंथ्स लेट हो सकता है। जब टेंडर्स डिले होते हैं, रेवेन्यू रिकॉग्निशन टाइमिंग शिफ्ट होती है, वर्किंग कैपिटल प्रेशर बिल्ड होता है और क्वार्टरली नंबर्स लंपी हो जाते हैं। कंपनी ने ऑर्डर लॉस नहीं किया, लेकिन टाइमिंग बदल गई, और टाइमिंग अर्निंग्स और कैश फ्लो के लिए मैटर करती है। सेकंड, स्टील प्राइस स्पाइक्स। मॉड्यूल 1 में कवर किया था, लेकिन रिस्क कॉन्टेक्स्ट में दोबारा बोलना ज़रूरी है। अगर रॉ मटेरियल प्राइसेस तेज़ी से बढ़ें और कॉन्ट्रैक्ट्स में एडिक्वेट प्राइस एस्केलेशन क्लॉजेस न हों, तो मार्जिन्स शार्पली कंप्रेस हो सकते हैं। एक सिंगल स्टील प्राइस साइकिल से 200 to 300 बेसिस पॉइंट्स मार्जिन कंप्रेशन हो सकती है, और अगर कंपनी ने फिक्स्ड प्राइसेस पे ऑर्डर्स लॉक किए हैं तो पूरी कॉस्ट इंक्रीज वो अब्जॉर्ब करती है। ये प्रॉफिटेबिलिटी पे डायरेक्ट हिट है। थर्ड, ओवर कैपेसिटी रिस्क। जब डिमांड स्ट्रांग होती है, कंपनीज कैपेसिटी एक्सपेंड करती हैं, नए प्लेयर्स एंटर करने की कोशिश करते हैं, सब ऑर्डर पाइपलाइन का हिस्सा चाहते हैं। लेकिन अगर डिमांड स्लो हो जाए या नया कैपेसिटी वीक पीरियड में ऑनलाइन आ जाए,
तो ओवर कैपेसिटी बन जाती है, यूटिलाइजेशन रेट्स गिरते हैं, कंपटीशन इंटेंसिफाई होता है और प्राइसिंग पे सीवियर प्रेशर आता है। अब क्रिटिकल इंसाइट समझो। इस सेक्टर में रिस्क की हायरार्की बहुत क्लियर है। मार्जिन रिस्क अक्सर डिमांड रिस्क से बड़ा होता है। वॉल्यूम्स विजिबल रह सकते हैं, ऑर्डर बुक्स हेल्दी दिख सकते हैं, लेकिन प्राइसिंग पावर लिमिटेड है। तो डिमांड अपसाइकल में भी मार्जिन्स डिसअपॉइंट कर सकते हैं अगर कॉस्ट सही से मैनेज ना हो या कंपटीशन एग्रेसिव बिडिंग फोर्स करे। ये फ़र्क है रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ में। रेवेन्यू बढ़ सकता है जबकि प्रॉफिट्स स्टैग्नेट हो रहे हों। अच्छे इन्वेस्टर्स हमेशा प्रॉफिट साइड देखते हैं, सिर्फ टॉप लाइन नहीं। अब अपना मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क बिल्ड करते हैं, क्योंकि जब बिजनेस और रिस्क समझ गए तो एक सिस्टम चाहिए परफॉर्मेंस टाइम के साथ ट्रैक करने का। जब तुम वैगन कंपनी फॉलो कर रहे हो, 4 मैट्रिक्स हमेशा वॉच करो। फर्स्ट, ऑर्डर बुक ग्रोथ। ईयर ऑन ईयर ऑर्डर बुक ग्रोथ तुम्हें बताता है कॉम्पिटिटिव पोजीशन के बारे में और मार्केट शेयर कहाँ जा रहा है। कंपनी पिछले साल से ज़्यादा ऑर्डर्स जीत रही है, इंडस्ट्री ऑर्डर्स में उसका शेयर बढ़ रहा है या घट रहा है। ये फॉरवर्ड लुकिंग इंडिकेटर है, फ्यूचर रेवेन्यू पोटेंशियल के बारे में बताता है। सेकंड, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डिप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन या एबिटा मार्जिन। एबिटा मार्जिन ऑपरेशनल एफिशिएंसी रिफ्लेक्ट करता है, दिखाता है कि कंपनी रॉ मटेरियल वॉलेटिलिटी कैसे मैनेज कर रही है, ओवरहेड्स कैसे कंट्रोल कर रही है और रेवेन्यू को ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट कर रही है। राइजिंग एबिटा मार्जिन का मतलब यूजुअली है कि कंपनी कॉस्ट्स सही मैनेज कर रही है और बेटर प्रोडक्ट मिक्स की तरफ शिफ्ट हो रही है। फॉलिंग मार्जिन ट्रबल सिग्नल करता है। तीसरा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या ROCE। ROCE शायद सबसे इंपॉर्टेंट मेट्रिक है किसी भी कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री में। ये मेजर करता है कि कंपनी अपना कैपिटल कितनी एफिशिएंटली यूज़ करके रिटर्न्स जनरेट कर रही है। हाई ROCE मतलब कंपनी कैपिटल सही जगह लगा रही है। लो ROCE मतलब कैपिटल वेस्ट हो रहा है या रिटर्न्स इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बहुत थीन है। फोर्थ, वर्किंग कैपिटल डेज। ये कैश कन्वर्जन साइकिल ट्रैक करता है। वैगन्स डिलीवर करने के बाद कंपनी कितनी जल्दी पेमेंट्स कलेक्ट करती है। याद रखो, गवर्नमेंट बायर्स अक्सर स्लोली पे करते हैं, कैश रिसीवेबल्स में टाई अप होता है, और अगर वर्किंग कैपिटल डेज बढ़ते जाएं तो इसका मतलब कंपनी अपनी ग्रोथ खुद की बैलेंस शीट से फंड कर रही है। ये फ्री कैश फ्लो और रिटर्न रेशियोज पे ड्रैग है। अब टारगेट रेंजेस याद रखो। हेल्दी एस्टेब्लिश्ड प्लेयर्स के लिए 12 to 15% एबिटा मार्जिन। एफिशिएंट कैपिटल डिप्लॉयमेंट का साइन 18 to 22% ROCE। और फुल कैश कन्वर्जन साइकिल के लिए 90 से 120 वर्किंग कैपिटल डेज। और इस सेक्टर में मैट्रिक्स के बारे में क्लोजिंग ट्रूथ ये है, एग्जीक्यूशन मैट्रिक्स सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं। ऑर्डर विंस तब ही मैटर करते हैं जब वो टाइमली डिलीवरी में कन्वर्ट हों, मार्जिन प्रोटेक्शन के साथ। तो सिर्फ ऑर्डर बुक हेडलाइंस सेलिब्रेट मत करो, हमेशा डिग करो कि क्या डिलीवर हो रहा है और कितने मार्जिन पे। असली कहानी वहाँ है। अब उस सवाल की बात करते हैं जो हर इन्वेस्टर इवेंचुअली पूछता है, इस कंपनी की वैल्यू क्या है। एक वैगन मैन्युफैक्चरर को वैल्यू कैसे करोगे? फ्रेमवर्क 3 प्रैक्टिकल लेंसेज यूज़ करता है, और फर्स्ट लेंस सबसे कॉमनली यूज्ड प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है या PE। कंपनी की करंट मार्केट प्राइस लो और उसकी अर्निंग्स पर शेयर EPS से डिवाइड करो। ये तुम्हें PE मल्टीपल देता है। फिर उस मल्टीपल को सेक्टर एवरेजेस और पीयर्स से कंपेयर करो। लेकिन इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है, सिर्फ नंबर मत कंपेयर करो, अर्निंग्स क्वालिटी देखो, ऑर्डर बुक स्ट्रेंथ देखो, एग्जीक्यूशन कंसिस्टेंसी देखो, और फिर इंटरप्रेट करो कि उस कॉन्टेक्स्ट में मल्टीपल का मतलब क्या है। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक और इम्प्रूविंग मार्जिन्स वाली कंपनी पे हाई PE एक्चुअली जस्टिफाइड हो सकता है। डिक्लाइनिंग ऑर्डर बुक और मार्जिन प्रेशर वाली कंपनी पे लो PE एक वैल्यू ट्रैप हो सकता है।
कॉन्टेक्स्ट सब कुछ है। अब तुम पूछ सकते हो पीई वैगन मैन्युफैक्चरर्स के लिए प्रेफर्ड वैल्यूएशन मेथड क्यों है? 4 स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं। फर्स्ट, ऑर्डर बुक से अर्निंग्स विजिबिलिटी। मल्टी ईयर ऑर्डर बुक प्रेडिक्टेबल अर्निंग्स विजिबिलिटी क्रिएट करते हैं। जब कंपनी का ऑर्डर बुक एनुअल रेवेन्यू का 1.5x से 3x हो तो इन्वेस्टर्स अर्निंग्स फोरकास्ट ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ कर सकते हैं। और जब फ्यूचर अर्निंग्स में कॉन्फिडेंस है तो पीई बहुत यूजफुल मेट्रिक बन जाता है। सेकंड, कैपिटल इंटेंसिटी फ्रंट लोडेड है। बिजनेस को सिग्निफिकेंट अपफ्रंट कैपेक्स चाहिए मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ एस्टैब्लिश करने के लिए, लेकिन जब फैसिलिटीज सेटअप हो जाएं, इंक्रीमेंटल ग्रोथ के लिए हमेशा प्रोपोर्शनेट एडिशनल कैपिटल ज़रूरत नहीं होता। मतलब अर्निंग्स ग्रोथ कैपिटल इन्वेस्टमेंट से फास्टर बढ़ सकती है। ये अर्निंग्स बेस्ड वैल्यूएशन को ज़्यादा मीनिंगफुल बनाता है। थर्ड, अर्निंग्स की क्वालिटी विनर्स डिफरेंशिएट करती है। पीई एग्जीक्यूशन क्वालिटी कैप्चर करता है जो बैलेंस शीट बेस्ड मेट्रिक्स मिस कर सकते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल साइकिल्स के थ्रू मार्जिन सस्टेनेबिलिटी, वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी और टेंडर विंस का एक्चुअल रेवेन्यू में कन्वर्जन रेट। जो कंपनीज बेटर एग्जीक्यूट करती हैं, कंसिस्टेंटली ज़्यादा अर्न करती हैं और हायर पीई मल्टीपल्स कमांड करती हैं। फोर्थ, वैगन मैन्युफैक्चरर्स नेचुरली कैपिटल गुड्स कंपनीज से कंपेरेबल हैं और कैपिटल गुड्स सेक्टर में पीई स्टैंडर्ड वैल्यूएशन कन्वेंशन है। अब रेकमेंडेड अप्रोच ये है कि पीई पे अकेले रिलाय मत करो। पीई को कंबाइन करो ऑर्डर बुक टू मार्केट कैपिटलाइजेशन रेशियो के साथ। ये तुम्हें एक अर्निंग्स लेंस और एक पाइपलाइन लेंस दोनों देता है, साथ में यूज़ करो। अब साइकिल बिहेवियर के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर साइकिल्स में मल्टीपल्स एक्सपैंड होते हैं। जब ऑर्डर्स फ्लो हो रहे हों और एग्जीक्यूशन स्ट्रॉन्ग हो, मार्केट कंपनीज को हायर पीई मल्टीपल से रिवॉर्ड करता है और टेंडर ड्राउट्स में मल्टीपल्स कंप्रेस होते हैं। जब ऑर्डर्स स्लो हो जाएं, चाहे अर्निंग्स अभी स्ट्रॉन्ग हों, मार्केट कॉशियस हो जाता है। तो इन्वेस्टर टेक अवे स्ट्रेट है, क्वालिटी पे फोकस करो और ऑर्डर बुक बिल्डअप पे साइकिल्स के थ्रू, सिर्फ हेडलाइन चीपनेस पे नहीं। वीक साइकिल में पीई पे चीप दिखने वाला स्टॉक बेटर होने से पहले और चीपर हो सकता है, और स्ट्रॉन्ग साइकिल में एक्सपेंसिव दिखने वाला स्टॉक अगर ऑर्डर बुक एक्सेलरेट हो रहा है तो अभी भी रूम रन करने का हो सकता है। ये साइकिल अवेयरनेस है और इस सेक्टर में एसेंशियल है। अब सब कुछ साथ लाते हैं, जो कुछ हमने कवर किया, उसके बाद ग्रेट वैगन कंपनी को एवरेज से क्या अलग करता है? 4 कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक। सिर्फ बड़ा नहीं, डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस, 2 to 3 years की रेवेन्यू विजिबिलिटी और हेल्दी ऑर्डर बुक टू सेल्स रेशियो। ग्रेट कंपनी एक बड़े क्लाइंट पे डिपेंड नहीं करती। गवर्नमेंट और प्राइवेट बायर्स अक्रॉस स्प्रेड होती है, मल्टीपल वैगन टाइप्स अक्रॉस और डिफरेंट डिलीवरी टाइमलाइंस अक्रॉस। सेकंड, एफिशिएंट एग्जीक्यूशन, कंसिस्टेंट ऑन टाइम डिलीवरी, लो रिजेक्शन रेट्स और स्केलेबल प्रोडक्शन जो वॉल्यूम बढ़ने पे भी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। ये ऑपरेशनल बैकबोन है और यहाँ बहुत कंपनीज या तो प्रूव होती हैं या शॉर्ट पड़ती हैं। थर्ड, कॉस्ट कंट्रोल, साइकिल्स के थ्रू स्टेबल मार्जिन्स। सिर्फ तब अच्छे मार्जिन्स नहीं जब स्टील सस्ता हो और जब स्टील बढ़े तो कोलैप्स हो जाए। इफेक्टिव रॉ मटेरियल हेजिंग, स्मार्ट प्रोक्योरमेंट स्ट्रैटेजीज और ऑपरेशनल लेवरेज जो वॉल्यूम स्केल होने पे इंप्रूव हो। फोर्थ, कैपिटल डिसिप्लिन, प्रूडेंट कैपेसिटी एक्सपेंशन। 10,000 वैगन्स की कैपेसिटी मत बनाओ जब डिमांड 7,000 सपोर्ट करती है। अच्छा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट और रिटर्न रेशियोज जो कंसिस्टेंटली कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ऊपर हों। अब री रेटिंग लॉजिक समझो। कंसिस्टेंट डिलीवरी और एग्जीक्यूशन क्वालिटी टाइम के साथ प्रीमियम वैल्यूएशंस ड्राइव करती है। मार्केट रिलायबिलिटी रिवॉर्ड करता है, सिर्फ ग्रोथ नहीं। जो कंपनी क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर डिलीवर करती है, स्टेबल मार्जिन्स के साथ, डिसिप्लिन्ड कैपिटल एलोकेशन के साथ, वो इवेंचुअली अपने पीयर्स के कंपैरिजन में प्रीमियम पे ट्रेड करेगी। वो री रेटिंग, वहाँ लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट होती है। सब कुछ साथ लाते हैं।
रेलवे वैगन सेक्टर के बारे में 4 थिंग्स याद रखना। फर्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर बैकबोन। रेलवे वैगन्स इंडिया की इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के लिए एसेंशियल है। ये डिस्क्रिशनरी सेक्टर नहीं है, स्ट्रक्चरल नेसेसिटी है। जब इकोनॉमी ग्रो करती है, वैगन्स ग्रोथ मूव करते हैं। सेकंड, डिमांड कैपेक्स ड्रिवन है। डिमांड गवर्नमेंट स्पेंडिंग और पॉलिसी डायरेक्शन से लिंक्ड है, नॉर्मल कंजम्पशन साइकिल से नहीं। ये इसे ज्यादातर सेक्टर्स से अलग बनाता है। बजट एलोकेशंस, फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स और मोडल शिफ्ट टारगेट्स ऑर्डर पाइपलाइन ड्राइव करते हैं। थर्ड, ऑर्डर बुक विजिबिलिटी मैटर्स। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक्स अर्निंग्स प्रेडिक्टेबिलिटी इंप्रूव करते हैं और अनसर्टनिटी रिड्यूस करती हैं। लेकिन हमेशा क्वालिटी इवैल्यूएट करो, सिर्फ साइज नहीं। फोर्थ, पेशेंट कैपिटल विंस। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को फायदा होता है जब इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स मैच्योर होती हैं और टाइम के साथ कंपाउंड करती हैं। ये सेक्टर क्विक ट्रेड्स के लिए नहीं है, ये पेशेंट कैपिटल के लिए है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस टाइम इक्वल्स कंपाउंडिंग, ये कोर फिलॉसफी है। और अगर तुम यहां तक आए हो, तुम्हारे पास अब एक कंप्लीट फ्रेमवर्क है रेलवे वैगन सेक्टर को समझने, इवैल्यूएट करने और कॉन्फिडेंस के साथ इन्वेस्ट करने के लिए। अगले मॉड्यूल में हम एक और सेक्टर तोड़ेंगे, बिल्कुल इसी तरह, सिंपल, स्ट्रक्चर्ड और क्लियर। तो अगर तुम सीरियस हो मार्केट समझने के बारे में, सिर्फ फॉलो करने के बारे में नहीं, सब्सक्राइब करो। एक और बात जाने से पहले, अगर तुम मार्केट्स, सेक्टर्स और इन्वेस्टिंग पे अपडेटेड रहना चाहते हो, हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करो। फ्री है और वर्थ इट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगले मॉड्यूल में मिलते हैं।